सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7। तो एपिसोड की शुरुआत में हम ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स को हंटर एसोसिएशन के बाहर देखते हैं। असल में आज ली मिनसंग नाम की एक आदमी की रैंक चेक होने वाली थी और उसी ने इन न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाया था क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है। तभी बेक और चोई भी यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कि आज यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। रिपोर्टर्स अब इनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप लोग यहाँ पर मिनसंग को अपने गिल्ड में भर्ती करने के लिए आए हैं। लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर ये मिनसंग कौन है। ये लोग तो यहाँ पर जिन्वू के लिए आए थे। तभी चोई कहता है कि मिनसंग ने तो पहले ही फील्ड गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, हम लोग यहाँ पर किसी और के लिए आए हैं। जो सुन सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। इधर बेक को पता चल गया था कि जिन्वू ने चोई की हंटर्स की भी जान बचाई है। तभी चोई बेक से कहता है कि कम से कम हमारा कोई हंटर मरा तो नहीं, जैसे रेड गेट में तुम्हारा किमचुल मारा गया था। असल में ये दोनों ही जिन्वू को अपने गिल्ड में भर्ती करना चाहते थे और उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर फील्ड गिल्ड का मास्टर लीम टाइग्यू आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग भी यहाँ पर मिनसंग के लिए आए हो क्या। जो सुन वो दोनों गुस्से में कहता है, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा मिनसंग। तभी जिन्वू यहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि आज उसका रैंक ऑफिशियली अपडेट होने वाला है। इधर मिनसंग सभी न्यूज रिपोर्टर से कहता है कि कुछ दिन पहले ही मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकन हुआ है और अब मैं अंदर जाके अपनी रैंक को चेक कराऊंगा, फिर मैं फील्ड गिल्ड के लिए काम करूंगा। प्रेस वाले अब उससे पूछते हैं कि तो क्या आप अभी एक्टिंग करना छोड़ देंगे और एक फुल टाइम हंटर बन जाएंगे। जो सुन मिनसंग अपने मन में सोचने लगता है कि बिल्कुल नहीं। असल में उसने अपनी रैंक पहले ही चेक करा ली थी जो कि ए रैंक है। वो सिर्फ 2 साल के लिए फील्ड गिल्ड में रहेगा और फिर अपने एक्टिंग करियर में लौट जाएगा। असल में मिनसंग पर ढेर सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, तो 2 साल में लोग उन्हें भूल जाएंगे और मिनसंग का इमेज पूरा क्लीन हो जाएगा। तभी जिन्वू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसंग का मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, इसीलिए तुम बाद में आना। तभी हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन को बाहर आते हैं और कहता है कि जिन्वू उसका मेहमान है। उसने मिनसंग को इस वक्त मना किया था इंटरव्यू रखने के लिए, लेकिन मिनसंग ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद गो जिन्वू को लेकर अंदर चला जाता है। जो देख मिनसंग सोचने लगता है कि उस लड़के ने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। अब वो भी अंदर जाने लगता है तो जिनचुल उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी किसी और का रैंक चेक किया जा रहा है, कि तुम बाहर ही इंतजार करो। जोसुन मिनसंग उससे कहता है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, तुम्हें अभी के अभी अपनी नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अब ये सुनकर जिनचुल उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। इधर जिन्वू देखता है कि अंदर बेक और चोई भी उसका इंतजार कर रहे हैं। आगे गो जिन्वू से पूछता है कि आखिर उसके पास किस तरह की पावर है। जो सुन जिन्वू तुरंत अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है। फिर चेयरमैन गो कहता है कि मैंने तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ा है, तुम इससे भी ज्यादा सोल्जर्स को समन कर सकते हो, है ना। जिन्वू अब मन में सोचने लगता है कि लोगों ने उसकी पावर देख ली है, तो अब ये सब छुपा कर कोई फायदा नहीं है। फिर वो अपनी ढेर सारी शैडो सोल्जर्स को समन करता है और कहता है कि मैं ऐसे ही 100 और सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। इधर बेक और चोई बाहर से ही महसूस कर रहे थे कि जिन्वू का पावर उनसे कई गुना ज्यादा है। अब रेवोल्यूशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जिन्वू को उसका एज रैंक वाला हंटर लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसे पाकर जिन्वू सोचने लगता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल को क्लियर कर सकता है। इधर चेयरमैन गो जिन्वू को एज रैंक मिलने पर बधाई देता है। फिर जिन्वू यहाँ से जाने लगता है। बाहर उसे चोई और बेक भी मिलते हैं जो कि उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिन्वू इस बार भी उन्हें इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम पूरा करना है। अब जैसे ही जिन्वू गेट खोलता है, प्रेस वाले उसका फोटो लेने लगते हैं। दूसरी तरफ सोंगी जिना को बताती है कि उसका भाई न्यूज पर आ रहा है कि जिन्वू इस देश का 10th एज रैंक हंटर बन चुका है। उसके मजदूर भाइयों को भी इसके बारे में पता चलता है। जूही भी ये न्यूज देखकर खुश हो जाती है। जिन्वू के पुराने साथी और चाहेन को भी इसके बारे में पता चलता है। अब सभी लोग मिनसंग को छोड़ जिन्वू का इंटरव्यू लेने लगते हैं। दूसरी तरफ यो अपने फादर को बताता है कि जिन्वू ने उनकी गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जिन्वू ने कहा था कि एक मिशन है जो उसे अकेले ही पूरा करना है, जिसके लिए वो लड़ता रहेगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसीलिए वो अभी कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि यो उसका टीम ज्वाइन कर ले। अब ये सुनकर यो के फादर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो इस गिल्ड का मास्टर बनना चाहता था, लेकिन अब उस जिन्वू के लिए वो सब कुछ छोड़ना चाहता है। जो सुन यो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिन्वू के साथ रहेगा। इधर प्रेस वाले जिन्वू से बात करना चाहते थे। तभी बेक जिन्वू से कहता है कि अगर तुम इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, आओ हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तभी जिन्वू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब होकर दूर चला जाता है। ये देखकर चोई कहता है कि जिन्वू सिर्फ जादूगर नहीं बल्कि बहुत पावरफुल भी है। भाई जिन्वू का स्पीड देख बेक की होश उड़ जाता है।
इधर जिन्बू को कुछ अपग्रेडेड गियर खरीदना था, इसीलिए वो सीधा हंटर ऑक्शन में चला जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो कि फायर वाले अटैक से उसकी रक्षा कर सके। इस काम के लिए मैनेजर उसे एक क्लॉक दिखाता है जो कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, लेकिन इसकी कीमत देख जिन्बू के होश उड़ जाते हैं और वो मैनेजर से पूछता है कि क्या उसे डिस्काउंट मिल सकता है, जिस पर मैनेजर उसे बताता है यहाँ का प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन अगर उसने यहाँ का ग्लास तोड़ दिया तो उसे एक प्रोडक्ट फ्री में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बना हुआ है इन कीमती आर्टिफैक्ट्स की रक्षा करने के लिए। अब ये सुनकर जिन्बू उस ग्लास को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है कि अरे सर, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, अगर आपने इस ग्लास को छुआ तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगेगा। आगे जिन्बू से बताता है कि उसे एक चाकू टाइप हथियार चाहिए, जो सुन एक आदमी आकर उसे वहाँ से ले जाता है। तभी मैनेजर देखता है कि जिन्बू ने उस ग्लास को छुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें एक क्रैक आ गया था। इधर जिन्बू को एक डैगर पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा था। तभी जिन्बू अपना डैगर उस आदमी को दिखाता है और उससे पूछता है कि इस डैगर की कीमत कितनी होगी, जिस पर वो आदमी बताता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुन जिन्बू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये डैगर सिस्टम से बहुत ही सस्ते में खरीदा था। वो समझ जाता है कि सिस्टम से खरीदी हुई चीज़ें असल दुनिया में बहुत महंगी है। वो सोच रहा था कि इन आइटम्स को बेचकर वो आर्टिफैक्ट्स खरीदेगा, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ बेक सोच रहा था कि जिन्बू दिन ब दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। उसकी सेकेंड अवेकनिंग तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, तो उसकी पावर कैसे बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी अवेकनिंग हुई ही ना हो और वो किसी दूसरी तरीके से लेवल अप हो रहा हो। दूसरी तरफ जिना देखती है कि आखिरकार मीडिया वाले उनके घर के सामने से चले गए हैं। जिन्बू से बताता है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी उनके घर की घंटी बजती है और जिन्बू गेट खोलकर देखता है कि यो अपने बोरिया बिस्तर लेकर उसके पास आ गया है। जिन्बू अब जिना को बताता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए बाहर काम पे जा रहा हूँ। उस रात को यो जिन्बू के घर ही सो जाता है। वहीं जिन्बू को जिना की चिंता हो रही थी कि जब वो बाहर काम पड़ जाए तब कोई उस पर हमला न कर दे, इसीलिए वो उसकी रक्षा करने के लिए टस्क के 4 सेनापति को समन करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 3 सेनापति ही मौजूद है। फिर उसे याद आता है कि चौथे सेनापति को तो उसने छत से चिपका दिया था और बाद में उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करना भूल गया था। वो उनमें से एक सेनापति को जिना की रक्षा करने के लिए कहता है। इसके बाद जिन्बू अपने मोहल्ले के सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है और अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को पेट्रोलिंग पर लगा देता है, ताकि कोई बुरा इंसान इनके मोहल्ले के आसपास भी ना भटके। इस समय हम आसमान में एक एंट को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि उस जेजू आइलैंड से था। अगले दिन जिन्बू यो के साथ निकल पड़ता है और वो यो से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। इसके बाद जिन्बू फिर से डीमन कैसल में एंटर करता है। वो अपने साथ 2 मैजिक आइटम भी लाया था, जिससे उसे हीट प्रोटेक्शन मिल सके। तभी उसके पास एक क्वेस्ट आता है जिसमें उसे डीमन मोनार्क बैरन को मारना है। अब पिछली बार उसने 75 फ्लोर को क्लियर कर लिया था और अब उसे 76 फ्लोर को क्लियर करना है। दूसरी तरफ यो के फादर और मदर आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें लगा नहीं था कि यो उन्हें ऐसे छोड़कर चला जाएगा। तभी अचानक से यो के फादर को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इधर जिन्बू के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख वो टस्क को समन करता है और उसे अपना स्पीयर ऑफ एवराइज दे देता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाएगा। अब टस्क अपनी फायर ड्रैगन यूज करके एक ही बार में उस मॉन्स्टर को राख बना देता है, जो देख जिन्बू भी हैरान हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में यो के फादर को होश आ जाता है। उन्हें इटर्नल स्लम्बर नाम की एक बीमारी हुई थी। इस बीमारी में इंसान अगर एक बार सोता है तो फिर वो कभी नहीं जागता। डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है क्या, क्योंकि कुछ लोगों के शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता और उन्हें ये बीमारी हो जाता है। जो सुन यो के फादर कहते हैं कि उनका बेटा एक हंटर है। मैजिक पावर से भरी हुई इस दुनिया में उनका शरीर ही मैजिक को झेल नहीं पा रहा, जिसका मतलब इस दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे घूम रहे थे। तभी अचानक उनके सामने वो एंट आ जाता है जो कि जेजू आइलैंड से आया था। इधर कैसल के अंदर जिन्बू ने अपने शैडो आर्मी को 6 टीम में बांट दिया था और सभी को अलग अलग काम पे लगा दिया था। उसने उन सभी को 2 ऑर्डर्स दिए थे। हर टीम अलग अलग तरीके से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगी उन्हें मार देगी, और जैसे ही उन्हें अगले फ्लोर की परमिट मिलेगी वो लोग सीधा आकर जिन्बू को बताएगी। इस तरह से जिन्बू बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पिछले 2 दिनों में उसने 80th फ्लोर को भी क्लियर कर लिया था। तभी वो देखता है कि उसका माना लेवल खत्म हो रहा है, जिसका मतलब कोई उसके सोल्जर्स को मार रहा है। असल में ये जिन्बू के हाई ऑर्ड वाली टीम थी जो कि डीमन नाइट्स के हाथों पिट रही थी। इन डीमंस ने पहले जिन्बू के टीम ए पर हमला किया, फिर टीम बी पर हमला किया और अब टैंक वाले टीम पर हमला करके उन्हें भी खत्म कर देता है। लेकिन जिन्बू गायब होकर ये सब देख रहा था।
जिसके बाद वो सभी डीमंस जिन्बू पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन जिन्बू उन्हें आराम से मार देता है और आखिरी बचा डीमन तो जिन्बू को देखकर ही डर जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।